Hi, very good evening. Um, I hope मेरी voice is clearer to everyone and we are just starting and एक बहुत बड़ी announcement हुई है. The APFC exam is announced and target date है 20th of December 2026. तो इसी साल almost हमारे पास 115 दिन के अराउंड रह गए हैं और हमारा एग्जाम जो है हमारे सामने आ चुका है. अब स्ट्रेटजी थोड़ी-सी चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज़ अभी तक जो हम कर रहे थे, अगर हम धीरे-धीरे चल रहे थे कि ठीक है हम पढ़ लेंगे, पहले हम अपना ये वाला एक्ट खत्म कर लेते हैं या पहले हम ऐसा कर लेते हैं या पहले हम अपनी हिस्ट्री खत्म कर लेते हैं, स्टैटिक सब्जेक्ट्स कर लेते हैं। उसको थोड़ा-सा चेंज करके हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, हम 30-30-30 इस तरह से रूल जो सिलेबस जिस तरह से डिवाइडेड है बिकॉज़ 30% सिलेबस जो है हमारा वो लेबर कोड, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस और अकाउंटेंसी इन सब से रिलेटेड है, ऑडिट इससे रिलेटेड है, कंप्यूटर्स आ जाता है। देन हमारे जो कॉमन सब्जेक्ट्स हो जाते हैं जैसे कि हमारी हिस्ट्री हो गई, ठीक है, हमारी पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, गवर्नेंस हो गया, उसके बाद हमारे पास साइंस आ गया, हमारा हमारा आर्ट एंड कल्चर आ गया, ये हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स हो जाते हैं विद द स्टेट पीसीएस, ठीक है, तो हमारा ये 30%. देन द अदर पार्ट इज द इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस एंड द इंग्लिश लैंग्वेज प्लस द सीसैट पार्ट. तो 30% वो जाता है, तो मतलब आप और बाकी 10% हमारा जो है करंट अफेयर्स में चला जाता है. अब इसमें एग्जाम की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने अपनी हिस्ट्री पक्की कर ली, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आप समझेंगे कि हो गया. अगर आपने वो अच्छे से कर लिया लेकिन आपके लेबर कोड्स प्रिपेयर्ड नहीं है, आपका जो है ऑडिट अच्छा नहीं है, आपका अकाउंटेंसी अच्छा नहीं है, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो जाता है एग्जाम को निकालना बिकॉज ऑलमोस्ट 120 में से 40-50 क्वेश्चन तो इस पार्ट में से आने वाले हैं. तो आप इसको कभी भी किसी भी तरह से आप इसको छोड़ नहीं सकते हैं. तो व्हाट वी आर प्लानिंग इज कि हम सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करेंगे अपने लेबर कोड खत्म करना. सोर्स क्या रहेंगे? देखिए, किसी भी चीज का जब हम लॉ की बात करते हैं उसका जो बाइबल या उसका जो मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज द बेयर एक्ट. अगर आपने बेयर एक्ट पढ़ लिया तो उसके बाद जो भी आप एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ ले, जो भी आप एक्सप्लेनेशंस पढ़ ले, आप उसके जो रूल्स पढ़ ले, वो सब उसी के ऊपर निर्भर करेंगे. तो आपको बेयर एक्ट स्ट्रांग होना चाहिए. तो बेयर एक्ट क्या होता है, जैसे अगर आप कोड ऑन वेजेस जो हम आज करने वाले हैं अगर आप उसको उठा के देख लेंगे, कोड ऑन वेजेस का जो बेयर एक्ट है इट्स ऑलमोस्ट 29 पेजेस का है, ठीक है. अब चाहे तो आप उसके अंदर से अपने नोट्स बना ले, बट अब क्या बेटर अप्रोच ये रहेगी कि हम उसको और कम करके 8 या 9 पेज में या 6-7 पेज में कवर कर ले और एंड में हम उन्हीं नोट्स को बस पढ़ें, क्योंकि मेजर क्या होता है हमारा डेफिनेशंस होती हैं, टाइमलाइंस होती हैं, क्या एडिशंस हुई हैं, क्या पेनल्टीज हैं, क्या रिपोकशंस हैं, ये मेजर होता है हमारे कोड्स में जो हम पढ़ते हैं. अब आपको पता है कि ये 4 कोड जो आए हैं, इन्होंने मल्टीपल ऑफ द लेबर लॉ जो हमारे एक्ट्स थे उसको रिपील करके ये 4 कोड्स में कंसोलिडेट कर दिया है सो दैट एक ईज रहे फॉर ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस और कंप्यूटेशन पर्पज से, फॉर द कंप्लीशन पर्पज से ये आ जाए. तो आज हम सबसे पहला कोड जो अपना पढ़ने वाले हैं वो है कोड ऑन वेजेस. मेरे जो नोट्स हैं मैं आपको दिखा देती हूँ, दीज आर 9 पेजेस. सिंपल सोर्स अगर मैं कहूंगी, आप कहेंगे कि क्या सोर्स है, तो एकमात्र बेयर एक्ट, दिस इज द सोर्स ऑफ दीज नोट्स. एंड इसके बाद हम आज एमसीक्यूज भी लगाएंगे. आप क्या करना कि एमसीक्यूज लगाएंगे, मैंने जो अपने आप एमसीक्यू सॉल्व कर लिए थे, मतलब 99 या 100% एमसीक्यूज बेयर एक्ट अगर आप पढ़ रहे हैं तो सॉल्व हो रहे हैं. अगर नहीं हो रहे हैं उसके अलावा भी तो आप उसके ऊपर स्टक मत हो जाइए कि अब मैं एक और कोई नोट्स उठा लेता हूँ या मैं कुछ और कर लेता हूँ. वो तो एंडलेस चीज है ना, फिर आपको और भी सिलेबस देखना है. और डेट से कितनी रह गई है, टुडे वी आर स्टैंडिंग ऑन 25th ऑफ अगस्त और हमें 20th दिसंबर को हमारा पेपर है. तो व्हाट वी कैन डू इज हम ये पढ़ें, उसके बाद जो भी आप एमसीक्यू लगाते रहें, आप ऑनलाइन एआई का यूज करें या आप कहीं से भी एमसीक्यू उठाएं, आप उनको करें. एंड सिंपल अप्रोच ये रहेगी कि आप इसके अंदर एडिशन कर लेंगे अपने नोट्स की. मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी ये जो पूरी सीरीज जो मैं एपीएफसी की बनाने वाली हूँ उसमें सबसे पहले जो लेबर कोड्स आने वाले हैं उसी में मैं डाल दूंगी, ठीक है, टेलीग्राम का लिंक. और आप ये नोट्स वहां से उठा सकते हैं. किसी भी स्टूडेंट, अगर मैं कहूंगी एक भी पर्सन की अगर इससे हेल्प हो रही है तो आई विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि हम ये तैयारी जो कर रहे हैं वो साथ में कर रहे हैं एंड विल ट्राई कि हम इसको सक्सेसफुली अचीव कर. तो स्टार्ट करते हैं हमारा बेयर एक्ट के जो नोट्स है मेरे कोड ऑन वेजेस. मैं बेयर एक्ट नहीं लूंगी लेकिन आप बिल्कुल अगर आप चाहते हैं बेयर एक्ट साथ में रखना और उसके बाद इसको देखना तो आप देख सकते हैं, ठीक है.
चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कोड ऑन वेजेस एक्ट में जो हमारा है वो ईयर है 2019। इस कोड का क्या पर्पस था, किन चार कोड को इन्होंने कंसोलिडेट किया। बात आती है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 की, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 की, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965 की और इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट 1976 की। ये चार एक्ट ऐसे थे जिनको कंसोलिडेट करके एकमात्र कोड ऑन वेजेस में डाल दिया गया है। नाम से ये देख सकते हैं, जब हम वेजेस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो एग्जिस्टिंग हमारे वेजेस के जितने भी एक्ट थे उनको इसका पार्ट बना दिया गया है। तो सबसे पहला हो गया पेमेंट ऑफ वेजेस। अब वो पेमेंट ऑफ वेजेस में मिनिमम वेजेस, वेजेस को हम जो बोनस भी बोल सकते हैं, मतलब एक उसका जो पार्ट होता है। देन द इक्वल रेम्युनरेशन। ये चार एक्ट कंसोलिडेट हुए और हमारा कोड ऑन वेजेस बन गया। बात आती है एप्लीकेबिलिटी की, तो ये एक्ट टोटल ऑफ इंडिया, लाइक होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर एप्लीकेबल है। आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में भी ये एप्लीकेबल है। अब इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस दी हुई हैं, हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस करने वाले हैं जिसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब अगर आप कहें कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर अगर ऐसा, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर नेम दिए गए हैं कौन सा डिपार्टमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। लेकिन अगर आप कहेंगे कि ऑफिसर ऑफिसर एज डिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट, कंडीशंस एज डिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट, अगर इस तरह की डेफिनेशन है उनको आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। पहली जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है वो आती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। ये हमें क्यों पढ़नी है, क्योंकि देखिए जो हम चार कोड पढ़ेंगे इसके बाद जो कोड आएंगे उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन वहां पे भी है। हमें डिफरेंस देखना है कि किस एक्ट के लिए या किस कोड के लिए कौन सी गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट मानी जाएगी। आज हम पहले कोड की बात कर रहे हैं जो है हमारा वेजेस का कोड। वेजेस मतलब एक इंडस्ट्री या एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय को कितने वेजेस देने चाहिए, कितने मिनिमम देने चाहिए, क्या बोनस देना चाहिए, और इक्वल रेमुनरेशन यानी कि मैन और विमेन उसमें जेंडर इक्वालिटी को बनाने के लिए कैसे रेमुनरेशन को डिसाइड करे। ये सब इस कंसोलिडेट हो गया है इस कोड में। अब जब भी कोई कंफ्यूजन होगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन केसेस में जो यहाँ दिए गए हैं, देखिए ये सारे केसेस 9 केसेस हैं। इन केसेस में तो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा जो भी है वो है स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में कौन कौन सी चीजें रखी, रेलवे रखा, मेजर पार्ट है देखिए जहां पे हमारा एनर्जी सप्लाई और ये सब होगा। माइंस रखी, ऑयल फील्ड रखी, मेजर पोर्ट्स यानी सी पोर्ट्स रखे, पानी रखा, हवा रखी, ऑयल रखा, माइन रखे, रेलवे रखे। टेली कम्युनिकेशन जो कि इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, ठीक है वो। बैंकिंग को रखा, इंश्योरेंस को रखा, कॉरपोरेशंस और अदर अथॉरिटी स्टेब्लिश बाय सेंट्रल एक्ट, ऐसी बॉडी जो सेंट्रल एक्ट के अंडर ही बनी हुई है या सब्सिडरी है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसमें 51% और मोर शेयर जिसमें भी है, वो ऑर्गेनाइजेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आएगी। ठीक है, उसके अलावा जो भी हैं वो सब किसके अंडर आएंगे, स्टेट गवर्नमेंट। तो अब उसको बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारा एग्जाम जो है वो एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से है, वो आपसे डेफिनेशंस क्या डिटेल नहीं मांगने वाला कि आप सब लिख के दिखाओ। तो आपको वर्ड टू वर्ड याद नहीं करना कि मुझे पता होना चाहिए, अरे अच्छा ये सीक्वेंस है 1 2 3 4। आपको मेजर पता होना चाहिए कि एमसीक्यू में चार पूछ लिया गया कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे, अगर ऑप्शन दे दिया गया कि रेलवे, माइन, ऑयल फील्ड, और यहाँ पे अगर एक प्राइवेट सेक्टर लिख दिया गया, आपको पता होना चाहिए प्राइवेट सेक्टर इज नॉट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन है। अच्छा, इसके अंदर इसके कॉन्ट्रैक्टर्स भी आएंगे, सब्सिडरी प्लस उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे वो भी आएंगे। ठीक है, कंपनी की डेफिनेशन, इसका सेक्शन याद करना है, सेक्शन 2 क्लॉज 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी की डेफिनेशन है। कॉन्ट्रैक्टर जो होगा ना, कॉन्ट्रैक्टर में सिर्फ ये बात याद रखनी है कि उसमें सब कॉन्ट्रैक्टर भी आएगा। और कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होगी, उसमें इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर भी आएंगे। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, मैं समझिए मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, ठीक है, मैं इस एस्टेब्लिशमेंट को ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करती हूँ, यानी कि लेबर प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, अब ये लेबर यहाँ पे काम करते हैं, तो मैं क्या हुई, कॉन्ट्रैक्टर हुई। ठीक है, और ये जो हुए माइग्रेंट वर्कर्स हुए, ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर हुई। अब ये जो क्या कहते हैं वर्कर्स हैं, इनको पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, प्रिंसिपल एम्प्लॉय को पता हो ना पता हो कि ये कहाँ से आए कौन है, उसे सिर्फ लेबर से मतलब है। लेकिन अगर मैं कॉन्ट्रैक्टर, मैं इस ऑफिस में बैठी हूँ, मैंने इसमें से एक एम्प्लॉय को कहा कि मेरे ऑफिस में आ जाओ और ये काम है, मतलब ये सारे काम आपको आज करने हैं और ये अगले 1 साल तक आप ये काम करेंगे, तो क्या ये मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर है? नो। मेरे खुद के ऑफिस में अगर मैंने किसी को एम्प्लॉय किया है पार्ट टाइम या फुल टाइम,
तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं है। मैं कॉन्ट्रैक्टर तब मानी जाऊंगी अगर मैंने किसी वर्कर को या किसी पर्सन को एक थर्ड पार्टी के ऑफिस में एम्प्लॉय किया फॉर हायर और रिवॉर्ड जो भी, तो वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेबर माना जाएगा। यहाँ पे वो मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेबर नहीं, मेरा एम्प्लॉय ही माना जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमें ये फर्स्ट पेज हमारा खत्म हो गया। अगर इसके आप सेक्शंस पढ़ना चाहें, जैसे 2F कॉन्ट्रैक्टर का है और F के बाद G सीधा कॉन्ट्रैक्ट लेबर का है, और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का 2D है। सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी डिफाइंड है कंपनीज एक्ट 2013 में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। सेक्शन 2 के सबसे इंपॉर्टेंट, एम्प्लॉयर कौन होगा? एम्प्लॉयर में इन्होंने सीधा लिख दिया, हर बंदा एम्प्लॉयर है जो किसी को भी एम्प्लॉय करता है अपने ऑफिस में, कोई भी स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल लेबर, जिस भी तरह का सुपरवाइजरी मैनेजरियल कुछ भी काम करने के लिए वो एम्प्लॉयर है। सिर्फ एक एक्सेप्शन दी है, तो हम यहाँ पे याद क्या करेंगे, हम मेजर चीजें याद नहीं करेंगे, हम एक्सेप्शन करेंगे। आर्म्ड फोर्सेस इंक्लूड नहीं है, अप्रेंटिस जो अप्रेंटिस एक्ट 1961 में आएंगे इंक्लूड नहीं है। अब आता है सेक्शन 2 क्यों, डिस्प्यूट क्या होगा, मतलब हम कहेंगे कि लड़ाई होगी, अगर हम आगे पढ़ेंगे कि भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में डिस्प्यूट हो गया तो कैसे सॉल्व होगा, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी। डिस्प्यूट होगा एम्प्लॉयर यानी कि जिसने एम्प्लॉय किया, और एम्प्लॉय जो एम्प्लॉय हुआ उसके बीच में भी हो सकता है, यानी वर्कर। एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में भी हो सकता है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे की ऑर्गेनाइजेशन, हम दोनों में हो सकता है। वर्कर्स वर्कर्स में हो सकता है, वो मेरे ही ऑफिस में हो सकता है। और इंडिविजुअल वर्कर मतलब नॉट कलेक्टिवली, सिर्फ एक वर्कर का एम्प्लॉयर से भी हो सकता है। यहाँ पे जो है कलेक्टिव है। ठीक है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर वर्कर, वर्कर वर्कर, एंड इंडिविजुअल वर्कर और एम्प्लॉयर। अच्छा, ये मैंने कहीं पढ़ा था तो मैंने साइड में लिख दिया, स्टेट में यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूड होंगी। ठीक है, अब सेक्शन आता है 2Y। हमने अभी क्या पढ़ा, 2K एम्प्लॉयर, 2Q डिस्प्यूट। डिस्प्यूट क्यों हुआ, 2Q, इससे याद कर लो, डिस्प्यूट क्यों हुआ, इसका सेक्शन है 2Q। एम्प्लॉयर कौन होगा, 2K। ठीक है, अब 2Y पे आते हैं, Y वेजेस, उसके बाद सिंपल बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, और सबसे इंपॉर्टेंट जॉब ऐड हुआ है रिटेनिंग अलाउंस। ये भी हमारे वेजेस का पार्ट होगा। हमें ये तो याद कर लेंगे क्या क्या है। बेसिक पे, डीए, रिटेनिंग अलाउंस, क्या इंक्लूड नहीं होगा, देखिए 9 10 चीजें हैं जो इंक्लूड नहीं होंगी। सबसे पहले आता है हमारा बोनस, फिर आता है हाउस एकोमोडेशन, फिर आता है पेंशन या पीएफ में कंट्रीब्यूशन, फिर आता है कन्वेंस अलाउंस, फिर आता है डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंसेस। डिफरेंट स्पेशल एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि मेरे बिहाफ पे मुझे एम्प्लॉय करते हुए मेरे एम्प्लॉयर ने अगर कोई एक्सपेंस कर दिया तो मेरे उसका पार्ट नहीं बनेगा, मेरे वेजेस का पार्ट नहीं बनेगा। एचआरए, ये एचआरए है, अलाउंस है, ये हाउस एकोमोडेशन है, मुझे रहने के लिए घर दिया गया, वो मेरे वेजेस का पार्ट नहीं बनेगा। कोई अवार्ड या सेटलमेंट के अंडर कोई मेरा डिस्प्यूट चल रहा था, उसके अंडर अगर मुझे कुछ पेमेंट हुई है तो भी वो मेरा वेजेस का पार्ट नहीं बनेगा। ओवर टाइम अलाउंस नहीं बनेगा, ग्रेचुटी और रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ये सारा नहीं बनेगा। अब फर्स्ट से लेके 8 तक यानी कि सिर्फ ग्रेचुटी और रिट्रेंचमेंट को छोड़ के अगर ये मेरा ऊपर का अमाउंट जब कैलकुलेट हुआ तो ये मेरे वेजेस से अगर हाफ से ज्यादा है, तो जो पोर्शन हाफ से ज्यादा है उसे मैं वेजेस का पार्ट बना दूंगी। समझिए, मेरे वेजेस हैं 10,000। ठीक है, जब मैंने अपने एक्स्ट्रा ये चीजें जो है कैलकुलेट करी तो वो मेरी आ गई 6,000। अब हमने तो कहा ना ये मेरे वेजेस का पार्ट नहीं बनने वाला, मेरा वेजेस तो सिर्फ क्या होगा, बेसिक पे, डीए और मेरा रिटेनिंग अलाउंस। अब ये तो मेरा हाफ से ज्यादा बन रहा है, तो हाफ से कितना ज्यादा बन रहा है, इसका हाफ कितना हुआ, 5,000, और ये है 6,000, तो 1,000 जो है वो मेरे वेज का पार्ट बन जाएगा। तो मेरे टोटल जो वेजेस होंगे वो होंगे 11,000। इस तरह से हम अपने जो है वेजेस को कैलकुलेट करते हैं। एक और चीज, अगर मुझे पता है मेरे ऑफिस में एक है, एक मेल एम्प्लॉय हो गया, एक फीमेल एम्प्लॉय हो गई, अब जो पेमेंट है उसको इक्वल, क्योंकि हम कहते हैं ना जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए और पेमेंट में भी इक्वालिटी रखो, तो उस इक्वालिटी के लिए समझिए इसके अगर वेजेस ज्यादा है और इसके वेजेस कम आ रहे हैं, तो उस केस में हम ये 4 कन्वेंस अलाउंस, डिफरेंट स्पेशल अलाउंस, अवार्ड या सेटलमेंट वाला, और एचआरए, इन चारों को पार्ट बना लेंगे। कन्वेयंस, डिफरेंट स्पेशल, एचआरए और अवार्ड सेटलमेंट को पार्ट बना लेंगे, सिंपल।
उसके बाद हम आते हैं टू जेड। वर्कर कौन है? वर्कर में अप्रेंटिस नहीं आएगा। जैसे एम्प्लॉय में भी अप्रेंटिस नहीं आएगा, वर्कर में भी अप्रेंटिस नहीं आएगा। एम्प्लॉयर में एयरफोर्स नहीं आएगा। सिमिलरली वर्कर में भी एयरफोर्स एक्ट नहीं आएगा। पुलिस के एम्प्लॉय नहीं आएंगे। मैनेजेरियल कैपेसिटी में अगर कोई है, हमने कहा एम्प्लॉयर वो जो किसी भी पर्सन को हायर करेगी फॉर एनी पर्पस, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, मैनुअल, नॉन मैनुअल, मैनेजेरियल, सुपरवाइजरी कुछ भी इंक्लूड होता है। लेकिन यही जब वर्कर की डेफिनेशन आती है तो मैनेजेरियल वर्कर नहीं है, वो एम्प्लॉय होगा। सुपरवाइजरी अगर 15,000 तक है तो वर्कर है, लेकिन जैसे ही 15,000 अगर उसे 1 रुपया भी पे कर रहे हो आप, वो वर्कर नहीं माना जाएगा, वो हमारा एम्प्लॉय बन जाएगा उस केस में। ठीक। तो हमने अभी तक सेक्शन पढ़ी, हमने ऊपर पढ़ा था सेक्शंस अगर पढ़ने हैं कि डिस्प्यूट क्यों हुई, टू क्यों। एम्प्लॉयर अगर पढ़ना है हमने तो हमने पढ़ा कि टू के, टू वाई वेजेस एंड टू एफ, सॉरी टू जेड वर्कर। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। बहुत ज्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, दीज नोट्स आर ओके इनफ, आप इसको पढ़ लो। यही बार बार कर लोगे ना तो इससे आपके एमसीक्यू निकल जाएंगे। 3 या 4 एमसीक्यू, ज्यादा से कितने, एक एमसीक्यू आना चाहिए इसमें से ज्यादा 2 भी आ गए अगर तो भी आप सॉल्व कर सकते हो इसमें आराम से। सेक्शन 3 डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करते रहते हैं तो वो ये बोलता है कि आप किसी भी केस में ऑफिस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे इन द एम्प्लॉयमेंट। यानी कि आप मेन और विमेन को एम्प्लॉय करते हुए किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। एक्सेप्शन है इसकी, अगर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने कहा हुआ है कि इस इंडस्ट्री में विमेन एम्प्लॉय नहीं होंगी तो वो ठीक है, या फिर मतलब विमेन प्रोहिबिटेड है या फिर रिस्ट्रिक्टेड है तो आप नहीं करेंगे। और इस केस में आप ये भी नहीं कर सकते, समझिए मेरे ऑफिस में एक मेल है, 20,000 पर मंथ सैलरी लेता है, ठीक है। अब एक विमेन आई, उसको मैं इतना पे नहीं कर सकती, मेरी कैपेसिटी नहीं है, तो मैंने क्या करी, मैं 15 पे कर सकती हूँ, मैंने क्या करी इसकी कम करके 15 करती, नॉट अलाउड। ठीक है। आप जेंडर इक्वालिटी दिखाने के लिए पहले जो आपके एम्प्लॉयज है उनकी सैलरीज को कम नहीं कर सकते फॉर नो रीजन। परफॉर्मेंस अगर आप खराब है और आप कम कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन फॉर नो रीजन आप जेंडर इक्वालिटी बोल के कम कर रहे हैं, दैट इज नॉट अलाउड। तो डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नहीं करना। तो हमारा चैप्टर 1 हो गया, हम चैप्टर 2 पे आते हैं, मिनिमम वेजेस पे। मिनिमम वेजेस में हमने अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट फिक्स करेगी। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आपने पढ़ ली, जो हमने पढ़ा कि सेंट्रल गवर्नमेंट किस केस में है और स्टेट गवर्नमेंट किस केस में है। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करती है, ठीक है। और बेसिस होते हैं दो, पहला होता है टाइम वर्क, पीस वर्क। मैं अगर कहीं काम कर रही हूँ और मैं जाती हूँ काम करने के, तो मेरे पास अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि आपको 1 साल के लिए काम करना है, दैट इज टाइम वर्क। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग में हूँ और मेरे को पता है कि अगर मैं आज कोई कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और मैं 10 शर्ट बनाऊंगी तो मुझे इतनी पेमेंट होगी, तो ये मेरा हुआ पीस वर्क। लेकिन पीस वर्क तो पता नहीं है ना, गवर्नमेंट कैसे फिक्स कर लेगी पीस वर्क? वो ये थोड़ी कहेगी एक पीस पे इतना दे रहा है, 2 पीस पे। कौन सा पीस, किस चीज का पीस, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पीस वर्क के केस में भी मिनिमम वेजेस और टाइम वर्क फिक्स करती है, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो बेसिस जो गवर्नमेंट के फिक्सेशन का रहता है वो हमेशा टाइम वर्क रहता है। लेकिन पेमेंट दो तरीके से होती है, टाइम वर्क, पीस वर्क। टाइम में या तो आर्ली बेसिस या डे बेसिस या मंथ बेसिस होगा। अब हम पढ़ते हैं कि कंपोनेंट क्या होंगे। अब आता है मिनिमम रेट के कंपोनेंट, जो हमें मिनिमम रेट लेना है वो क्या होगा। हम बेसिक लेंगे अपना, कोला मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। अब इसके अंदर और दूसरा ये हो सकता है, बेसिक ले लो, अब उसमें ये लो या ना लो, कंसेशनल आइटम्स ले लो। थर्ड ये हो सकता है बेसिक प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स प्लस कंसेशनल वैल्यू, ये ले सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मिनिमम रेट के कंपोनेंट्स बन जाएंगे। मिनिमम वेज को रिवाइज या फिक्स करते हुए एडवाइजरी बोर्ड को गवर्नमेंट कंसल्ट कर सकती है। एडवाइजरी बोर्ड सेक्शन 42 में मेंशन्ड है, किस मेंशन्ड है, सेक्शन 42 में। और मैक्सिमम 5 साल में आपको रिवीजन जो है करना ही पड़ता है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम 5 इयर्स में आप रिवीजन जो है करेंगे, उसके पहले भी कर सकते हैं। तो आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने जो मिनिमम वेज फिक्स किया, सिंपल बात, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर समझ लो 5,000 रुपए मिनिमम वेज फिक्स किया, तो मैक्सिमम 5 साल में उसको ये रिवाइज करना पड़ेगा। और इसके लिए वो सेक्शन 42 में एडवाइजरी बोर्ड की कंसल्टेशन ले सकती है। ठीक है, कब उसके अलावा एडवाइजरी बोर्ड की कंसल्टेशन ले ली, प्लस वो क्या कर सकती है, कमिटी अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, और
जैसे उसने कर दिया फिक्स, गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिया कि हमारा इतना है। अब उसने क्या किया, कमिटी को अपॉइंट करा। दूसरा वो क्या कर सकते हैं, प्रपोजल्स को पब्लिश कर सकते हैं। कमिटी में कौन होगा, एम्प्लॉयर होंगे, एम्प्लॉय होंगे, और वन थर्ड ऑफ टोटल इनके एक तिहाई इंडिपेंडेंट लोग होंगे। ठीक है, उनको बताएगी कि हम ये फिक्स कर रहे हैं, अब आप देख लो कि क्या आपको ये ठीक लग रहा है। क्या होगा, ये एक तरह की ना ऑर्गेनाइजेशन टाइप बन जाएगी कमेटी। क्या होगा, समझ लो हमारा एक एरिया है कि, समझ लो मैं फरीदाबाद रहती हूँ, फरीदाबाद में अगर 15 इंडस्ट्रीज है, मेजर इंडस्ट्री, उसका एक एक बंदा एम्प्लॉयर की साइड से, और इन्हीं के एम्प्लॉयज में से एक एक बंदा ये, और यहाँ पे 1/3 ऑफ टोटल इंडिपेंडेंट लोग यहाँ पे आएंगे। उनको बताया जाएगा कि गवर्नमेंट ने इतना फिक्स कर दिया है, वेजेस समझ लो 5,000 रुपये फिक्स कर दिया, एंड वो फिर कंफर्म करेंगे कि क्या उन्हें ये ठीक लग रहा है या कम लग रहा है, और उस तरह से होगा, या फिर प्रपोजल पब्लिश भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आया है इस इन कोड्स में, वो है एक फ्लोर वेज का। आपको ये याद रखना है, इसका सेक्शन 9 के अंडर फ्लोर वेज आता है। फिक्स कौन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। और ये क्या है, ये मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ अ वर्कर है। इतना तो आपको देना ही पड़ेगा। मिनिमम वेजेस अलग चीज है, ठीक है, वो हम अलग चीजें उसमें ऐड कर रहे हैं। लेकिन फ्लोर वेज वो है कि मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स, हम पहले ना रोटी कपड़ा और मकान की बात करते थे, लेकिन फ्लोर वेज में क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन भी हमारा मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड है। हमने कहा कि हमें सिर्फ बेसिक नहीं, आपको देखना है स्टैंडर्ड भी एक इंसान मेंटेन कर पाए, थोड़ा सा जी पाए ठीक से, तो उसको हम फ्लोर वेज बोलने लगे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करती है। अब मिनिमम वेजेस जो आपने अंडर सेक्शन 6 करे, वो सेक्शन 9 से कम नहीं हो सकते। मैंने कहा मैंने मिनिमम वेजेस फिक्स कर दिए 5,000, और गवर्नमेंट ने फ्लोर वेज डिसाइड कर रखा है 8,000, तो ये अलाउड नहीं है। आपको या तो 8 या 8 से ऊपर अपने मिनिमम वेजेस की करना ही पड़ेगा। तो ये वाला पेज भी हमारा कंप्लीट हो गया। कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए मिनिमम रेट के। कंपोनेंट्स हम क्या क्या लेते हैं, हमने जो बोला ना कि मिनिमम रेट लेना है, जो बेसिक वाला जो गवर्नमेंट फिक्स करेगी, उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी, बेसिक के साथ कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ये देख लेगी, और या फिर बेसिक विद और विदाउट कॉस्ट ऑफ लिविंग और कंसेशनल आइटम, और बेसिक के साथ दिस एंड कंसेशनल वैल्यू। अब हम फोर्थ पेज पे आते हैं, सॉरी फोर्थ। हम्म अच्छा, सेक्शन 13 बोलता है कि आपको जब भी काम कर रहा है कोई वर्कर, उसमें से 1 in 7 days आपको रेस्ट देना पड़ेगा। ये 13 सेक्शन कहता है। 14 सेक्शन कहता है ओवर टाइम रेट कितना होगा, 2 times ऑफ द नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस। जो भी नॉर्मल आपने फिक्स किया उसका 2 times हमारा ओवर टाइम रेट हो जाएगा। सिंपल। सेक्शन 17 बोलता है कि अगर आपने फिक्स किया है अलग अलग तरह से, आप आर्ली बेसिस पे पे करते हो। आर्ली बेसिस का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। ये हमने आर बेसिस पे फिक्स किया। अगर डेली पेमेंट कर रहे हो, समझो आप डेली पेमेंट कर रहे हो, तो एंड ऑफ शिफ्ट, मतलब मेरी शिफ्ट अगर 5 बजे खत्म हुई, मुझे 5 बजे आप पेमेंट कर दोगे। अगर आप वीकली पेमेंट करते हो, तो लास्ट वर्किंग डे ऑफ वीक, समझ लो मेरा वीक जो है सैटरडे खत्म होता है, तो सैटरडे को मेरी पेमेंट कर दोगे। फोर्थ मतलब 15 दिन, अगर 15 दिन है तो बिफोर एंड ऑफ सेकेंड डे आफ्टर फोर्थ एंड, समझ लो फोर्थ एंड हो रही है 16 ऑगस्ट को, तो सेकेंड डे यानी कि आप 17 तक मेरी पेमेंट कर दोगे। मंथली में नेक्स्ट मंथ की 7 तारीख को करोगे, मतलब अगस्त की पूरी पेमेंट मेरे को 7 सितंबर तक होगी। अगर कोई रिमूवल, डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट या रेजिग्नेशन हुआ है, तो 2 वर्किंग डेज में आप पेमेंट करोगे। अब एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। डिटेल्ड नहीं पूछे जाएंगे कि कौन क्या कर रहा है, उसके राइट्स क्या हैं, ये आपसे ये बनते हैं क्वेश्चंस की डेली किस डेट को पेमेंट होगी, उसको कितने टाइम पेमेंट करनी है, इस तरह से। अब हमने पढ़ लिया कि 13 सेक्शन में क्या 7 दिन में से एक दिन रेस्ट का होगा। 14 सेक्शन में क्या ओवर टाइम रेट 2 times होगा। सेक्शन 17 कहता है डेली, वीकली, और इसी तरह से हमें अपनी पेमेंट्स किस तरह से करनी है। अब बताते हैं 18 में कि डिडक्शंस क्या करनी है। जब आपने वेज कैलकुलेट किया, वेज क्या, डीए, ठीक है, बेसिक और रिटेनिंग अलाउंस हमारा हो गया वेज कैलकुलेट। इसमें से क्या माइनस करोगे, ये होल्डिंग, इंक्रीमेंट, प्रमोशन और स्टॉपिंग। उन्होंने कहा डिडक्शन, सॉरी ये कंफ्यूजन है इसके अंदर, उन्होंने बोला कि डिडक्शन आप करोगे वेजेस में से, आप कर सकते हो, जैसे कि डेप्रिसिएशन करोगे, टैक्स करोगे, ये सब तो आप कर सकते हो। लेकिन एक सेकेंड, ये डिडक्शन जो है वो एम्प्लॉय जो है वेजेस में कैसे करेगा। डिडक्शन फ्रॉम वेजेस क्या, सिर्फ 3 चीजें बताई गई है
ये डिडक्शन नहीं मानी जाएंगे। इसके अलावा आपने कुछ भी कम किया वो डिडक्शन है। अगर आपने किसी एम्प्लॉय का इंक्रीमेंट को रोक लिया या उसकी प्रमोशन रोक ली है, अभी मतलब उन्होंने कहा कि अभी हम प्रमोशन नहीं कर रहे, तो उसको रोकना इज नॉट डिडक्शन, ठीक है। अगर आपने किसी को बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंस एक लोअर पोस्ट पे डाल दिया, दैट इज नॉट डिडक्शन। या किसी को सस्पेंड करना इज नॉट डिडक्शन। तो ये चीजें जो है डिडक्शन नहीं मानी जाएगी अगर इसका आपने प्रॉपर प्रोविजन बना रखा है तो। उसके अलावा अबव में से किसी भी टाइम पे वेजेस के 50% से ज्यादा आप डिडक्ट नहीं कर सकते। एंड अगर किया है तो उसको आपको वापस देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। प्लस और एक स्पेसिफाइड मैनर में जो डिडक्शन है आपको डिपॉजिट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि कहाँ डिपॉजिट होगी। तो सिंपल है, अगर समझ लिए आपके जो वेजेस बन रहे हैं वो 10,000 के बन रहे हैं, तो आप इसका 10,000 के बन रहे हैं तो अब इसका मैक्सिमम जो है डिडक्ट कर सकते हैं वो 50%, यानी कि 5,000 तक कर सकते हैं। उससे ज्यादा आप डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और सेक्शन 19 हमने अभी कौन सा सेक्शन पढ़ा है, सेक्शन 18 पढ़ लिया। सेक्शन 19 में जो लिखा हुआ है प्रीमाइसेस में, आपको जो आपका प्रीमिसेस है उसके अंदर भी आपको एक नोटिस लगाना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या क्या एप्लीकेबिलिटी है, क्या क्या फाइन्स लग सकते हैं अगर आपने ऐसा किया तो ये लगाना पड़ेगा। प्लस एक रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा। सेक्शन 19 सिंपल इतनी बात कहता है। सेक्शन 20 कहता है 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज एक दिन बिना बताए काम पे नहीं आए, ठीक है। उन्होंने मिल के 10 एम्प्लॉयज, समझ लो 10 लोग आए, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया आज हम काम पे नहीं जाएंगे, ठीक है, और बताया भी नहीं, इन्फॉर्म भी नहीं किया, तो आप कितनी डिडक्शन कर सकते हो, मैक्सिमम 8 दिन की। ये इंपॉर्टेंट है। कितने एम्प्लॉयज हैं, 10 या उससे ज्यादा, डिडक्शन कितनी होगी, 8 दिन की, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर 4 सेक्शन 26 बोनस पे। हमने कहा बोनस हमारे उसका पार्ट नहीं बनता, ठीक है, वेजेस का पार्ट तो नहीं बनता, तो बोनस मिलेगा किसको। उन्होंने बोला मिनिमम 30 डेज प्रिसीडिंग ईयर, पूरे साल में कैलेंडर ईयर में अगर आपने 30 दिन एज एम्प्लॉय काम किया है मेंसम यानी कि मंथ में, पर मंथ में, तो आपको बोनस मिलने का आपको पास अधिकार है। अब इसकी जो लिमिट्स है वो कितनी है, मिनिमम बोनस आपको मिलेगा या तो 8 1/3% या फिर INR 100 विच एवर इज लेस। समझ लो मेरा बोनस का जो अमाउंट जब उन्होंने कैलकुलेट किया वो बन रहा है हमारा 500, तो मेरा 100 रुपए ही मुझे बोनस मिलेगा। और अगर मुझे क्या कहते हैं 70 बन रहा है तो कितना मिलेगा, और 100 यहाँ पे थ्रेशोल्ड है तो मुझे 70 मिलेगा, मतलब जो मिनिमम होगा वो मुझे मिलेगा। मैक्सिमम जो है मेरे वेजेस का मैं 20% तक बोनस दे सकती हूँ। अब इसमें एलोकेबल सरप्लस मैटर नहीं करता, आपके पास सरप्लस है नहीं है, आपको ये मिनिमम बोनस तो देना ही पड़ेगा। और वेजेस वही जो हमने अभी पहले पढ़े थे। देखिए इसमें एक बात लिखी हुई है, अगर किसी एम्प्लॉय के वेजेस ज्यादा है तो अमाउंट ऑफ बोनस या वेजेस एज स्टेटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ठीक है। अगर किसी एम्प्लॉय के वेजेस ज्यादा है तो बोनस कैसा होगा, जो गवर्नमेंट ने कहा, समझ लो उसके वेज इतने ज्यादा है तो उसको उसके जो बनेगा बोनस, अगर परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा बन रही है, तो हम कितना बोनस देंगे, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कहा है उतना ही। मिनिमम वेजेस फिक्स्ड है हमारे। अगर एलोकेबल सरप्लस, हमने बोला एलोकेबल सरप्लस नहीं है, तो भी आपको 8 1/3 या 100 तो देना ही पड़ेगा, ठीक है, या 100, अब 100 रुपए तो होंगे ना देने के लिए, 100 तो देना ही पड़ेगा। और अगर एलोकेबल सरप्लस है तो मैक्सिमम 20% तक बोनस दे सकते हो, ठीक है, 20% ऑफ वेजेस ही दे सकते हो, क्योंकि किसी की अगर सैलरी बहुत ज्यादा है तो उसका बोनस बहुत ज्यादा बन जाएगा, तो आपको वैसे नहीं देना है, आपको मैक्सिमम इतना ही देना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है सेट ऑफ और सेट ऑफ का, जो कि सब प्रेस्क्राइब किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कोई कंपनी है, समझिए एग्जांपल दे रही हूँ, 2000 ईयर में बनी है, साल 2000 में कंपनी बनी, पहले 5 साल ये कंपनी में कोई प्रॉफिट नहीं आया, 2000 में बनी, 2004 तक कोई प्रॉफिट नहीं आया। वो बोनस सिर्फ उस साल में देगी जिसमें उसको प्रॉफिट आया। अगर उसको 2003 में प्रॉफिट मिला तो वो बोनस दे देगी, कितना मिनिमम जो देना है उतना दे देगी। अब अगर इस साल नहीं आया तो जिस जिस साल बोनस नहीं आया, पहले 5 साल तो ऐसा ही चलेगा जब कोई स्टेब्लिशमेंट बनेगी। लेकिन 6th ईयर से यानी कि 2005 से
सेट ऑन और सेट ऑफ के जो है टर्म एंड कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, जैसे कि 2004-5 में वो क्या करेंगे, अगर यहाँ मेरा लॉस था, ठीक है, तो यहाँ मेरा प्रॉफिट था, तो मैं उसको सेट ऑफ करूंगी और उसके बाद जो मेरा बनेगा उसमें से बोनस दे दूंगी। ईयर 7 में क्या होगा, आप ईयर 5, 6 और 7 से सेट ऑफ कर लोगे। लेकिन ईयर 8 से क्या होगा, आपके नॉर्मल प्रोविजंस लगने स्टार्ट हो जाएंगे कि आपको अपने जो एलोकेबल सरप्लस है उसका 20% तक मैक्सिमम, और वैसे आपके सरप्लस का आपको 8 1/3% या 100 तो देना ही है। तो यहाँ पे जो बात है 8 सालों की बात की गई है। पहले 5 साल बोनस सिर्फ प्रॉफिट वाले साल में दिया जाएगा। 6th ईयर से 5th और 6th ईयर का सेट ऑफ किया जाएगा। 7th ईयर में 5th 6th और 7th ईयर का किया जाएगा, और 8th ईयर से हमारा नॉर्मल प्रोविजंस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बोनस प्रॉफिट के ईयर में कैसे देंगे, इनकम में से आप डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे और प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन के एरियर्स को माइनस कर दोगे, वो मेरा आएगा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट जो हम कैलकुलेट करते हैं वो ये दोबारा दिया हुआ है कि ग्रॉस प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन, टैक्स, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर कुछ स्टेट किया वो मेरा एलोकेबल अवेलेबल सरप्लस हो गया। और उस अवेलेबल सरप्लस का एलोकेबल सरप्लस क्या होता है, हमने अभी तक ये पढ़ी टर्म्स की सेट ऑन सेट ऑफ कब से होगा। फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक एस्टेब्लिशमेंट अभी बनी है, वो किस साल से अपने प्रॉफिट्स को सेट ऑफ करके बोनस देगी, तो आप कहेंगे वो अपने 6th ईयर से बोनस देना स्टार्ट कर सकती है, अपने 5th ईयर को सेट ऑफ करके। ठीक है, अब ये एलोकेबल सरप्लस होता क्या है, आप अपने अवेलेबल सरप्लस का 60% इन केस ऑफ बैंकिंग कंपनी एंड 67% ऑफ अदर कंपनी में एलोकेबल सरप्लस मानते हो, और उस एलोकेबल सरप्लस का 1/3% आप एज बोनस देते हो। ठीक है, और जो ये अवेलेबल और एलोकेबल ये जो है ये बैंकिंग कंपनी और अदर कंपनीज के ऊपर ये मेंशन है। ठीक है, पहले आप बेसिकली आप पहले कैलकुलेट करेंगे अपना ग्रोस प्रॉफिट, उसमें से आप डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, टैक्स को माइनस करेंगे, ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है उसको माइनस करेंगे, तो आपका अवेलेबल आएगा, और अवेलेबल में से 60% इन केस ऑफ बैंकिंग एलोकेबल है, 67% इन केस ऑफ अदर कंपनीज एलोकेबल है, और इसका 1/3% और 100 मिनिमम है और 20% मैक्सिमम है। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ द बोनस अमाउंट। इसमें इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। टाइम लिमिट पढ़नी है कि बोनस देने का टाइम क्या होता है, मिनिमम 8 महीने, मैक्सिमम 3 साल में आप दे देंगे। अगर डिस्प्यूट का केस है तो अवार्ड सेटलमेंट जब भी होगी फ्रॉम द ऑथराइज्ड अथॉरिटी, उसके 1 महीने में सेटल कर देंगे। और अगर एक्सेस अमाउंट का डिस्प्यूट है तो मिनिमम आप 8.5%, अगर कोई ये क्लेम कर रहा है कि मुझे मतलब एक्सेस अमाउंट चाहिए, मुझे इतना अमाउंट चाहिए था, और आपने उन्होंने नहीं दिया, समझ लो 10% मांग रहा है, तो अथॉरिटी क्या करेगी, 1/3% मिनिमम पे करने को कह देगी 8 मंथ्स के अंदर अंदर। बोनस पेमेंट कहाँ एप्लीकेबल नहीं होती, इन एरियाज में नहीं होती, ये देख लीजिए एक बार आप। LIC, सीमैन, डॉक वर्कर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, यूनिवर्सिटीज, हॉस्पिटल्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सोशल वेलफेयर, RBI के एम्प्लॉयज, पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, ये आप पढ़ लेना, इसमें और समझाने वाला कुछ भी नहीं है। बोनस कहाँ एप्लीकेबल है जैसे ये कोड तो होल ऑफ इंडिया एप्लीकेबल है, सब इंडस्ट्रीज पे एप्लीकेबल है, लेकिन बोनस क्या हर इंडस्ट्री को देना है। समझ लो मेरी एक छोटी सी कंपनी है, 5 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोग काम कर रहे हैं, क्या मेरे को बोनस देना पड़ेगा? नहीं, बोनस 20 और मोर एम्प्लॉयज ऑन एनी डे इन अकाउंटिंग ईयर पे एप्लीकेबल होता है। इसके नीचे भी इस पेज में और कुछ भी नहीं है। हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे अब अब आता है एडवाइजरी बोर्ड। हमने पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जब वेजेस मिनिमम वेजेस प्रिस्क्राइब करेगी तो एडवाइजरी बोर्ड की हेल्प ले सकती है। ये कमिटी नहीं बोर्ड है, कमिटी वो बना सकते हैं फॉर डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की एम्प्लॉयर आ जाए, एम्प्लॉय आ जाए। हमने कहा था ना मिनिमम वेजेस के लिए कि एम्प्लॉयर, दोबारा दिखाते हैं आपको इसके प्रीवियस पेज पे जो था, इससे भी प्रीवियस पेज पे था, ये देखिए मिनिमम वेजेस में हमने कहा कि वो जब फिक्स करेंगे तो एडवाइजरी बोर्ड की हेल्प लेंगे, और वो इनको फिक्स करने के लिए कमेटी भी अपॉइंट कर सकते हैं। बट हम कमेटी की बात नहीं करने वाले, हम बात कर रहे हैं एडवाइजरी बोर्ड। एडवाइजरी बोर्ड में कौन लोग आएंगे, एम्प्लॉयर आएंगे, एम्प्लॉयज आएंगे, ये दोनों इक्वल इन नंबर होंगे।
इनका टोटल का 1/3 जो है वो इंडिपेंडेंट होगा और 5 स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ये हम सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट में से एक बंदे को हम चेयरमैन बनाएंगे और इस टोटल का 1/3 विमेन होनी चाहिए। ये करते क्या है, वेजेस को फिक्स करते हैं, विमेन को अपॉर्चुनिटीज देते हैं, विमेन एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करते हैं और बाकी जो भी काम सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है उसे वो ये करते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में कौन, इक्वल इक्वल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, 1/3 ऑफ टोटल हमारा होगा इंडिपेंडेंट, उसमें से एक चेयरमैन, 5 स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और टोटल का 1/3 होंगी हमारी विमेन। सिमिलरली जैसे अब इन्होंने बोर्ड बनाया, ठीक है, तो हो सकता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट भी बनाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का बोर्ड जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को गाइड करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल 1 to 4 बिल्कुल सेम है, यानी कि यहां तक 1 to 4 मतलब ये कि वो करेंगे क्या, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट भी सेम काम करेगी। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट काम सेम करेगी, जो 4 काम बताए गए हैं कि फिक्स करेगी वेजेस, रिवाइज करेगी विमेन अपॉर्चुनिटीज, एक्सटेंट ऑफ विमेन एम्प्लॉयमेंट और अदर, ये सेम काम स्टेट एडवाइजरी बोर्ड करेगी। और इसकी कंपोजिशन में ऑब्वियसली सेंट्रल में 5 स्टेट गवर्नमेंट के लोग थे, यहाँ पे वो तो नहीं आएंगे, तो सिर्फ बचा कौन, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंडिपेंडेंट, 1/3 ऑफ टोटल इंडिपेंडेंट होंगे, एक चेयरमैन और टोटल का 1/3 हमारी विमेन होंगी। ये अपने अपने रूल्स के प्रोसेसेस बनाते रहेंगे, ठीक है। अब इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट जो है कमिटीज और सब कमिटीज भी बना सकती है, और जो कमिटीज की कंपोजिशन है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय और इंडिपेंडेंट 1/3 होगा, ठीक है। अब आता है पेमेंट ऑफ ड्यूज क्लेम्स एंड ऑडिट, चैप्टर 6, ये जो हमारा लास्ट बात पड़ जाती है कि हमें कितने ड्यूज देने हैं, क्या क्लेम है और ऑडिट कौन करेगा। इनके पास जो पावर होती है ना वो इज एज सेम एज द सिविल कोड, ठीक है। जो यहाँ पे जो हमारी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जितने भी ऑफिसर्स होंगे उनके पास सिविल कोड की पावर होगी, यानी कि वो लोगों से डॉक्यूमेंटेशन एविडेंसेस मांग सकते हैं, समन दे सकते हैं, ठीक है, उसके बाद इंस्पेक्शन कर सकते हैं, किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं। इसमें यही लिखा हुआ है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है गेजेटेड ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है, और वो गेजेटेड ऑफिसर कौन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है, लेबर कमिश्नर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। गेजेटेड ऑफिसर ये ना बेयर एक्ट में नहीं दिया हुआ, ये एक एमसीक्यू के अंदर दिया हुआ था कि जो गेजेटेड ऑफिसर बोला गया है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो अपॉइंट करेगी फिक्स करने के लिए ड्यूज की पेमेंट के लिए सेटलमेंट के लिए, वो लेबर कमिश्नर रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए। क्लेम का अमाउंट मैक्सिमम 10 गुना तक हो सकता है, 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्लेम को सेटल करना है। अगर एम्प्लॉयर ने क्लेम नहीं दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर के पास जाती है कलेक्ट करने की। क्लेम कौन फाइल करेगा, ऑब्वियसली जो एग्रीव पार्टी होगी, एम्प्लॉय करेगी, ट्रेड यूनियन करेगी या फिर इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर करेगा। सेक्शन 51 में ये मेंशन्ड है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है या किसी भी अथॉरिटी के लिए एक इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को एक कंपनी में अपॉइंट कर सकती है, ये एक पब्लिक सर्वेंट होता है। और जो ये क्लेम की फाइलिंग है वो 3 साल में करनी है। टाइम लिमिट हमने क्या पढ़ी, आपका क्लेम अराइज हो आपको 3 साल में फाइलिंग करनी है, फाइलिंग करते ही मैक्सिमम 10 गुना तक 3 महीने के अंदर अंदर सेटल करना होगा। और उसके बाद आता है हमारा प्रोसीडिंग्स का, कुछ किस किस के पास जो है हम प्रोसीड कर सकते हैं। हमने एक क्लेम के लिए लिखा, हमने जो है हमारे गजेटेड ऑफिसर को बोल दिया, क्लेम सेटल नहीं हुआ, तो उसके बाद अपील की जाएगी उनसे एक रैंक ऊपर को, फिर ट्रिब्यूनल को या फिर आर्बिट्रेटर को, ये कर सकते हैं, ठीक है। और इनको जो है 90 डेज में, अब हमने एक अथॉरिटी गजेटेड ऑफिसर को कर दिया, ठीक है, ये हमारा कौन सा सेक्शन चल रहा है, एक सेकेंड, हाँ, तो हमें गजेटेड ऑफिसर को कर दिया, उनसे एक रैंक ऊपर हम वो 90 डेज के अंदर इसको सॉल्व करेंगे, और 3 महीने में 90 डेज में हम उन्हें अपील करेंगे, 3 महीने पहले भी था, 3 महीने अब भी है, 3 महीने में वो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और सेक्शन 50 जो है वो रिकॉर्ड्स रजिस्टर्ड वेज स्लिप नोटिस डिस्प्ले, ये सब आपको करना पड़ेगा। डोमेस्टिक एग्रीकल्चर एम्प्लॉयज, जहाँ पे मैक्सिमम एम्प्लॉयज जो है 5 है, वहां पे एप्लीकेबल नहीं होता, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयज जो सिर्फ 5 एम्प्लॉयज तक जिन्होंने रखे हुए हैं, उस पे ये रिकॉर्ड मेंटेन करना,
रजिस्टर मेंटेन करना, वेज स्लिप देना, नोटिस को प्रीमाइसेस में डिस्प्ले करना, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे ही उन्होंने भी 6 एम्प्लॉय करे, समझ लो एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, और उन्होंने क्या किया, 6 लोगों को अपॉइंट कर ला, तो उन्हें ये सब करना पड़ेगा, लेकिन 5 तक ऐसा कुछ नहीं है। और ऊपर का भी आपको समझ आ गया होगा कि मैं अपील जो करनी है गेजेटेड ऑफिसर को करनी है क्लेम के लिए, वो 3 महीने में से ठीक कर देंगे। अगर नहीं हुआ तो फिर हम अपील करेंगे, फर्दर एक रैंक ऊपर पे जाएंगे, 90 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा, और 3 महीने में वो भी डिस्पोज ऑफ कर देंगे। अब हम अपने लास्ट पेज पे जाते हैं, जो कि आता है ऑफेंसेस और पेनल्टीज का। ठीक है, चैप्टर 7 बताता है कि जो पेनल्टीज है वो कौन लगाएगा, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का, वही ये ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा और कोई भी आप कहीं पे भी ऑफेंसेस या पेनल्टीज में इसमें केस नहीं कर सकते। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी इसमें, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है अंडर सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर को अपॉइंट कर सकती है। इस केस में जो आप ऊपर अपॉइंट करने हैं ना, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो अंडर सेक्रेटरी रैंक के जो होंगे उनको अपॉइंट कर सकती है। पेनल्टी का अमाउंट जो है ये है, अगर आपने वेजेस से कम अमाउंट पे किया तो पहला है 50,000। अगर आपने पेनल्टी लगने के बाद भी पे नहीं किया, दोबारा सेम कॉन्ट्रावेंशन कर दिया, तो 1 लाख और 3 महीने की जेल दोनों हो सकती है। ये हो गया अगर आपने अमाउंट कम पे किया है। ठीक है, आपने जो पेजेस थे वो कम पे किए हैं। कोई और प्रोविजन अगर इस कोड का कॉन्ट्रीव्यून हो रहा है तो 20,000, और उसके बाद अगर आप दोबारा करोगे तो 1 मंथ की इम्प्रिजनमेंट, 40,000 का अमाउंट। अगर आपने रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो 10,000 का। अगर आपने दो ऑफेंस के बीच, हमने कहा ना कि पहला ऑफेंस हुआ 50,000, दोबारा हुआ ये, अगर इसके बीच में 5 साल का गैप भी नहीं है और आप दोबारा से करी जा रहे हो, तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी नहीं दी जाएगी। मतलब आपको पहले साल में समझाया, आपने तीसरे साल फिर ऑफेंस कर दिया, तो ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जाएगी और आपके ऊपर 1 लाख की पेनल्टी दोबारा लगा दी जाएगी। तो जो कंपाउंडिंग होगी वो ओनली फाइन वाले ऑफेंसेस की होगी, इम्प्रिजनमेंट की नहीं होगी। और अगर आप फिर भी कंप्लाई नहीं कर रहे, तो आपको 20% ऑफ मैक्सिमम फाइन प्लस फाइन वो भी देना पड़ेगा। अच्छा, अब इस कोड की वजह से जो हमारे एग्जिस्टिंग 2 एक्ट चल रहे हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 प्लस कोल माइंस प्रोविडेंट फंड एंड मिनिमम, मिनिमम, ये कौन सा एक्ट है, एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए, ये वाला थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम है, मुझे ये वाला एक्ट एक बार देखना होगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल गवर्नमेंट एम्प्लॉय गारंटी एक्ट तो ये है, एंड उसके अलावा एक सेकेंड, ठीक है, कोल माइन प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट, ये कोल माइन प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1948 है, इस पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब दिस इज ऑल अबाउट द एक्ट। अगर मैं कहूँ इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी इतना समझने को नहीं है, मतलब आपको याद ही करना पड़ेगा। हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पहला आपसे क्वेश्चन पूछूं, तो आप ये बताइए, एक मैं देखती हूँ मेरे पास किस पेज पे थोड़ी सी प्लेस है थोड़ा। हम्म, तो यहाँ करते हैं। अब पहला क्वेश्चन अगर आता है, आप बताइए कि कोड ऑन वेजेस में कितने एक्ट जो है कंसोलिडेट हुए हैं। तो ये सिंपल सा इसका आंसर है, कोड ऑन वेजेस में 4 एक्ट कंसोलिडेट हुए हैं। ठीक है, उसके बाद आता है अगर आपका कि कोड ऑन वेजेस में अगर आपने सब कुछ एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है, आपने अगर हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम, हाउस रिकमेंडेशन, ये सब अगर आपने एक्सक्लूड कर दिया, बट उन सब का जो अमाउंट है वो अगर हाफ से ज्यादा बनता है, ठीक है, तो क्या वो कितना अमाउंट जो है ऐड किया जाएगा वापस, सिर्फ और सिर्फ
एक्सेस अमाउंट, सिर्फ और सिर्फ एक्सेस अमाउंट किया जाएगा। Which of the following emoluments or components is explicitly included in the statutory definition of wages? wages के definition में क्या क्या आएगा? अब बताइए। बोनस, डीए एंड रिटेनिंग, रिटेनिंग एंड बेसिक। तो इसमें क्या आएगा? बेसिक प्लस डीए प्लस रिटेनिंग। तो इसका आंसर ये होगा कि वेजेस के डेफिनेशन में ये आ गया। अच्छा, फ्लोर वेज कौन डिसाइड करेगा? फ्लोर वेज, फ्लोर वेज डिसाइड करने की पावर सेक्शन 9 में किसके पास है? ओनली ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। मिनिमम रेट ऑफ वेजेस को कितने टाइम में गवर्नमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा? मतलब रिवीजन करनी पड़ेगी विद द गाइडेंस ऑफ द एडवाइजरी बोर्ड। तो ये था 5 साल का टाइम पीरियड। उसके बाद आता है फॉर एन एस्टेब्लिशमेंट वेयर वेयर एम्प्लॉयज आर एंगेज्ड ऑन अ मंथली बेसिस, किस डेट तक आपको पेमेंट करनी पड़ेगी? नेक्स्ट मंथ की 7th तक। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एन एम्प्लॉय सैलरी जो आप एनुअल स्टेचुटरी बोर्ड एज बोनस दे सकते हो वो कितना है? मैक्सिमम हमारा जो है 20%, और मिनिमम कितना था? 8, 1/3 और 100। ठीक है। उसके बाद आता है कितने टाइम एक एम्प्लॉय को काम करना होगा एक ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो बोनस के लिए एलिजिबल हो जाए? दैट इज 30 days। प्रिसीडिंग ईयर में उसने काम किया हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो। फिर आता है एन एम्प्लॉय इज कंप्लीटली डिसक्वालिफाइड फ्रॉम रिसीविंग एन बोनस अंडर द कोड इफ डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस। किस बात पे? अगर उसने रिजाइन कर दिया हो तो बोनस नहीं मिलेगा, अगर उसने जानबूझ के छुट्टी ली है, ठीक है, और बताया भी नहीं तो नहीं मिलेगा, और वो लीगल स्ट्राइक कर रहा है तो नहीं मिलेगा, या उसने कोई फ्रॉड कर रहा हो तो किस केस में हो जाएगा? फ्रॉड के केस में उसे बिल्कुल भी बोनस नहीं मिलेगा। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, अगर एक एम्प्लॉय जो है एक ऑफेंस करता है, उसे पेमेंट कम हुई थी, ठीक है, और ऑफेंस करता है पेमेंट कम करने का, और तीसरे साल फिर से वो ऑफेंस कर देता है, तो कितनी पेनल्टी भरेगा? उसका था 1 लाख की पेनल्टी वो भरेगा। सो दिस इज इट। ये एक सैंपल क्वेश्चंस है। ऐसे आप कितने भी क्वेश्चन जो है, ये मैंने भी एआई से ही बनवाए हैं, आप कितने भी क्वेश्चन जो है आप अपने बनवा सकते हो, और प्रैक्टिस आप कर सकते हो, चलते फिरते भी कर सकते हो, और आपका कोड रिवाइज हो जाएगा। याद करने के लिए सिर्फ टाइमलाइंस और मतलब वही है कि आपको कितना किस पीरियड में क्या करना है, कितने एम्प्लॉयज है, और कुछ आपको इसमें याद नहीं करना। एंड इतना बड़ा कहते हैं ना 29-32 पेज का एक्ट पढ़ने से अच्छा है कि आप ये नोट्स पढ़ ले एंड आपकी रिवीजन हो जाएगी, बिकॉज सिलेबस करने के लिए अभी बहुत कुछ है, सिर्फ ये नहीं पढ़ना है हमें, बहुत कुछ पढ़ना है। तो अपनी एपीएफसी की तैयारी आप अच्छे से कीजिए, एंड कोशिश यही रहेगी कि हर टॉपिक को हम इन 3 महीने के अंदर अंदर कवर करें, और साथ में बैठ के एमसीक्यू भी करें, और साथ में बैठ के मॉक टेस्ट भी लगाएं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।